एक सीरीज शुरू हुई थी, हमारे शास्त्रों को जाने, सनातन धर्म के जितने भी शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में से हमने वेद, फिर वैदिक लिटरेचर में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, यहाँ तक हमने जानने की कोशिश की थी। आज हम जानेंगे वेदांग, उपवेद और उपांग। इन शास्त्रों को जानने की आज कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वेदांग लेंगे। वेदांग वेदों को समझने के लिए जो समय बीतता गया, सैकड़ों हजारों साल, तो वेद की बहुत सारे शब्द कठिन होने लगे, क्योंकि आपको पता है समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से वर्ड्स के मीनिंग चेंज हो जाते हैं, वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, उनके अर्थों में बहुत सारा हेराफेरी हो जाती है। कुछ वर्ड्स हमें कभी यूज ही नहीं होते हैं, उसकी जगह बहुत सारे नए वर्ड्स आ जाते हैं, जिसके कारण वेद में भी वही समस्या दिखने लगी। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है जो कॉन्टेक्स्ट से हम दूर चले जाते हैं, फिर शास्त्रों को समझना मुश्किल होता है या मिस इंटरप्रेट करने लगते हैं। इसीलिए वेदों को ठीक ठीक समझने के लिए एक पूरा लिटरेचर की एक श्रृंखला बनी, उसको हम कहते हैं वेदांग, जो हमें वेद पढ़ने में हेल्प करता है। मूलतः 6 ऐसे शास्त्र हैं जो वेदों को समझने के लिए हर किसी को पढ़ना जरूरी है। वो 6 वेदांग कौन कौन है? शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदसाम चयः, ज्योतिषामयनम चैव वेदांगानि षडेवतु। उनमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो पहली चीज है शिक्षा। नॉर्मल देखिए कहां से कैसे शब्द बदल जाते हैं। जैसे ही शिक्षा शब्द हम लेते हैं, तो आज के संस्कृत में या हिंदी में या इंडियन लैंग्वेज में शिक्षा शब्द से आप क्या लेते हैं? एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, जो भी आप स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं वो सब शिक्षा है। पर प्राचीन काल में शिक्षा इस अर्थ में यूज नहीं हुआ है। शिक्षा का लिटरेरी मीनिंग है इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन देना, कुछ बताना। पर शिक्षा नामक एक लिटरेचर का नाम है जो बेसिकली फोनोलॉजी और प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड ग्रंथ हैं। तो वेदों को पढ़ने के लिए ठीक ठीक इनके साउंड को समझा जाए, उनके एक्सेंट को, किसी शब्द, लेटर या वर्ड्स पर जो एक स्ट्रेस दिया जाता है, बल दिया जाता है, उसकी जो मेलोडी पार्ट है, राग है, और खास करके जो एओफोनिक कॉम्बिनेशन है, जो अक्षरों का कॉम्बिनेशन, लेटर्स या वर्ड्स की जो कॉम्बिनेशन है, जिससे सुनने में वो अच्छा लगे, ऐसे चीजों को डिफाइन करने के लिए, रूल्स बनाने के लिए जो लिटरेचर बनाए गए, उनको शिक्षा ग्रंथ कहा जाता है। और इसके साथ साथ वेदों को ठीक ठीक प्रोनाउंस किया जाए, वेदों के मंत्रों को प्रॉपर आर्टिकुलेशन हो, मतलब स्पष्टता हो, क्लैरिटी हो, आप हर शब्द को जैसा बोलना चाहिए वैसा ही बोले। क्योंकि जब आप लेटर्स को ठीक ठाक नहीं बोलते हैं, ठीक स्ट्रेस देकर नहीं बोलते हैं, तो मीनिंग में फर्क आ जाता है। वो हर भाषा में होता है, सिर्फ संस्कृत में या वेद में होता है ऐसा नहीं। आप जब भी दो शब्द को जोड़ के बोलते हैं उसका मीनिंग अलग है, जब तोड़ के बोलते हैं उसका मीनिंग अलग है, जब आप स्ट्रेस देते हैं पर्टिकुलर वर्ड पर तो उसकी मीनिंग अलग होता है। तो ये जितने भी वेदांग के 6 शास्त्र लिखे गए हैं, लिखे तो गए वेदों को समझने के लिए, पर आज वो अपने आप में इंडिविजुअल लिटरेचर है। आपको वेद नहीं भी पढ़ना है तो भी ये 6 शास्त्र आपको आना चाहिए। दुनिया में किसी भी भाषा में कोई भी ऐसा ऑथोरिटी लिटरेचर हो, आपको किसी देश की कॉन्स्टिट्यूशन को समझना हो, रूल्स एंड लॉज को समझना हो, लोगों की बातों को ठीक ठीक इंटरप्रेट करना है, सामने वाले ने जो बोला वो क्यों बोला, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो डे टू डे लाइफ से लेकर फिलोसफी के लेवल पर भी ये शास्त्र आपको हेल्प करते हैं। तो शिक्षा का बेसिकली काम है फोनेटिक्स, फोनोलॉजी और प्रोनाउंसिएशन से।
इससे रिलेटेड जो सबसे प्राचीन ग्रंथ हमें मिलते हैं, फोनेटिक जो टेक्स्ट बुक, उसको कहा जाता है प्रातिशाख्य। हर वेद के अलग अलग है, ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद और अथर्ववेद के अलग अलग प्रातिशाख्य। प्रातिशाख्य ओल्डेस्ट लिटरेचर है, ये फोनेटिक से रिलेटेड। बाद में जो शिक्षा से रिलेटेड लिटरेचर है उनका नाम शिक्षा ही रहा, और वो ज्यादा स्पेशलाइज्ड और सिस्टमेटिक वे में बने। कुछ जो बहुत फेमस शिक्षा ग्रंथ है, नारदीय शिक्षा, व्यास शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा, और करीब करीब 60 से ज्यादा ऐसे शिक्षा ग्रंथ हैं। शिक्षा मतलब एजुकेशन नहीं, ये जो प्रोनाउंसिएशन, फोनोलॉजी, फोनेटिक्स, इनसे रिलेटेड लिटरेचर। अगला जो लिटरेचर है वो है छंद। छंद प्रोसिडी और मीटर्स, जो पोएटिक मीटर्स होते हैं, पैटर्न्स ऑफ रिदम, साउंड, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। किसी भी लैंग्वेज में जब आप उसको एक प्रॉपर इंटोनेशन के साथ, एक प्रॉपर जगह पर बल दे करके, एक रिदम के साथ बोलते हैं, जहां एक राग या लय होता है उतार चढ़ाव के साथ, उसी को छंद कहते हैं। जो सबसे पुराना छंद शास्त्र मिलता है वो पिंगल ऋषि का है, पिंगल छंद शास्त्र। आप देखेंगे दुनिया के मोस्ट ऑफ लिटरेचर में ऑलमोस्ट 80 to 90% जो लिटरेचर होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, वो प्रोज में होते हैं, गद्य में, और 10-20% होंगे जो पद्य में, पोएटिक वे में लिखे गए। पर संस्कृत में ठीक है उसका उल्टा है। इवन साइंटिफिक लिटरेचर भी, सेक्युलर लिटरेचर भी, इंजीनियरिंग से रिलेटेड लिटरेचर भी, एस्ट्रोनॉमी से, मैथमेटिक्स से रिलेटेड लिटरेचर भी, सब पोएटिक मीटर्स के आधार पर बनाए गए पद्य के द्वारा लिखे गए हैं। वेदों में मंत्र कहते हैं, संस्कृत में इसको हम श्लोक कहते हैं। अच्छा, उसके लिए फिर एक शास्त्र बना, टेक्स्ट बुक बने उनके रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए। जैसे आप गीता पढ़ते हैं तो गीता की जो शुरुआती जितने मोस्ट ऑफ श्लोक हैं वो अनुष्टुप छंद में है। सैकड़ों छंद होते हैं, ध्यान रखिए, सैकड़ों छंद है। और अनुष्टुप छंद का डेफिनेशन क्या है, कैसे जानेंगे भाई? किसी श्लोक में टोटल 24 लेटर हो, 24 सिलेबल्स हो, 4 क्वार्टर में वो डिवाइडेड हो, मतलब क्वार्टर का मतलब जहां आप ब्रेक लेते हैं, और एक क्वार्टर को कहते हैं पद या पाद, और एक पाद में 8 सिलेबल्स होना चाहिए। और भी कुछ और रूल्स है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो त्रे में आप रुकते हैं ना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे 8, समवेत ययोत्सवः 8, मामकः पांडवाश्चैव, मामका पांडवाश्चैव 8, किमकुर्वत संजय, किमकुर्वत संजय 8। तो ये अनुष्टुप छंद के लक्षण है। खैर ये तो लौकिक संस्कृत है के छंद है, तो सारे वेद किसी ना किसी छंद में लिखे हैं। मेनली 7 बेसिक छंद होते हैं, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। और फिर ये 7 बेसिक छंद में से सैकड़ों अलग अलग वेरिएशंस भी होते हैं। आप कहेंगे ठीक है, समझ गया, छंद है, और जो पोएटिक या पोएम है उसको ठीक ठीक गाने के लिए आपको इसको समझने की जरूरत है। गाने के लिए सिर्फ नहीं, ये छंदों के कारण उसकी जो इंटोनेशन होता है, उतार चढ़ाव होता है, उसके कारण शब्द के, अक्षर के मीनिंग भी बदल जाते हैं वेदों में। और इसीलिए छंद शास्त्र जानना जरूरी है, जिसको भी वेद समझना है, जिसके कारण कौन से छंद के कारण जो अक्षर या कोई लेटर या सिलेबल में क्या क्या चेंजेस आए, तो उसके हिसाब से उसके मीनिंग बदलते हैं। तो ये है दूसरा शास्त्र, छंद शास्त्र। आगे जाकर के दर्जन्स ऑफ लिटरेचर बने, टेक्स्ट बुक बने छंद शास्त्र के। अगला लिटरेचर है व्याकरण, मतलब ग्रामर। आप कहेंगे सब लैंग्वेज में ग्रामर है, इंग्लिश में, हिंदी में, बंगाली में, तेलुगु में, फ्रेंच में, कोई भी भाषा सीखो तो ग्रामर है। तो क्या खास बात है? ग्रामर हो गया लैंग्वेज सीखने लायक, आप करेक्ट लैंग्वेज बोले, दैट्स इट।
संस्कृत में जो व्याकरण शास्त्र हैं, जो वेदों को समझने के लिए, वो सिर्फ ग्रामर नहीं है, सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने या समझने के लिए नहीं, वो एक तरह का लिंग्विस्टिक एनालिसिस करने के लिए और वो वर्ड्स बनाने की फैक्ट्री है। दुनिया में बहुत कम भाषा में नए नए शब्द बनाने का पोटेंशियल और उसके लिए जो मेथोडोलॉजी और उसके लिए टूल्स अवेलेबल होते हैं। जैसे आपके पास रॉ मटेरियल होता है ना, अब लोहा है, अब लोहे से अलग अलग फैक्ट्री में अब हजारों लाखों तरह की चीजें बनाएंगे। आपके घर में हजारों चीजें हैं जो लोहे से बने हुए हैं, पर अलग अलग फैक्ट्री में बनते हैं। बर्तन की फैक्ट्री अलग है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की फैक्ट्री अलग है, पर सबका रॉ मटेरियल लोहा होता है। इसी तरह संस्कृत में बिलियंस ऑफ वर्ड्स बनाने का पोटेंशियल है और उसकी उस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। इवन 500 साल के बाद साइंस टेक्नोलॉजी कितना भी एडवांस्ड करे, उन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जो नए नए वर्ड्स बनते जाएंगे, उस वर्ड्स को आप संस्कृत में बना सकते हो। हिंदी में, बंगाली में, तेलुगु में, अंग्रेजी में, फ्रेंच में, जर्मनी में नहीं बना सकते हो। इवन अंग्रेजी में भी जो वर्ड्स आपको मिलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट जो उन देशों में होता है जो इंग्लिश स्पीकिंग है, तो वो इंग्लिश के वर्ड नहीं होते हैं, वो ग्रीक, लैटिन, जो पुराने लैंग्वेजेस है, या जिस देश में वो टेक्निकल चीजें बनी, वो उस देश की मूल भाषा उससे लेकर बनते हैं। पर संस्कृत की एक खूबी है कि दुनिया में किसी भी कल्चर में, किसी भी देश में कोई भी चीज हो, उस वर्ड को संस्कृत में आप इजीली, वर्ड नहीं भी है, आप एक वर्ड बना सकते हो। वो रॉ मटेरियल, उसको हम कहते हैं धातु, जिसको रॉ मटेरियल कहते हैं, वर्ड्स का जो रॉ मटेरियल उस धातु, और उस धातु से चीजों को उस रूट से बनाने के लिए जो अलग अलग तरह के रूल्स, रेगुलेशन, मेथोडोलॉजी है, वो संस्कृत में है। वो सब व्याकरण शास्त्र का विषय है। तो व्याकरण शास्त्रों की जरूरत क्यों पड़ी थी? आप कहेंगे लैंग्वेज को समझने के लिए नहीं, शास्त्रों को समझने के लिए। अगर आपका व्याकरण ज्ञान नहीं है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि को समझना मुश्किल था। उसमें भी सैकड़ों सैकड़ों लिटरेचर, टेक्स्ट बुक्स शास्त्र परंपरा में है। आप किसी भी भाषा के ग्रामर तो 1 साल, 2 साल, 4 साल में पढ़ लेंगे, हाई स्कूल तक। पर संस्कृत के व्याकरण एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, एक फैकल्टी होती है। आप 15 साल तक भी पढ़े तब भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ भाषा को जानने, समझने, करेक्ट करने के लिए नहीं, पूरा जो लिंग्विस्टिक जो स्ट्रक्चर है, वर्ल्ड है, वो सारे चीजें उसमें आपको पढ़ना सीखना पड़ता है। सैकड़ों व्याकरण के आचार्य हैं, पर उनमें जो सबसे प्रसिद्ध हुए वो है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि के अष्टाध्यायी, कात्यायन के वार्तिक, पतंजलि के महाभाष्य सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। वैसे तो सैकड़ों और भी व्याकरण शास्त्र होते हैं। उससे रिलेटेड एक दूसरा ग्रंथ है, उसी लैंग्वेज से रिलेटेड, उसका नाम है निरुक्त, स्क्रिप्चर्स ऑफ एटिमोलॉजी। उसका काम क्या है? जो वेदों के शब्द लंबे समय पीरियड के हिसाब से उसका मीनिंग अनक्लियर होने लगा, समझ में नहीं आया कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है, ग्रामेटिकली भी उसको एनालाइज करना मुश्किल हुआ, ऐसे शब्दों को उसका सही कॉन्टेक्स्ट में अर्थ निकालने के लिए एक और लिटरेचर बना, जिसका नाम है निरुक्त, जो शब्दों का ग्रामेटिकल मीनिंग नहीं, ग्रामर के हेल्प लेकर के लिंग्विस्टिक एनालिसिस करता है अर्थ निकालने के लिए। लिंग्विस्टिक एनालिसिस, उसमें आपकी एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कल्चर, इन सबका एक कॉम्बिनेशन होता है एक वर्ड का ठीक ठीक मीनिंग समझने के लिए। चलिए मैं आपको 1-2 एग्जांपल देता हूं, हो सकता है आपको आसान होगा समझने के लिए। आप
किसी वेस्टर्न स्कॉलर को व वेस्टर्न पर्सन को, अमेरिकन या यूरोपियन ऑस्ट्रेलियन लोगों को आपको समझाना है यज्ञ क्या है, तो आप अंग्रेजी में बोल देंगे फायर सर्विस है, वैसे तो ट्रांसलेशन मिलता है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस तो बलि को भी बोलते हैं। लाइफ में कोई को सैक्रिफाइस करता है, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, फ्रेंड्स फ्रेंड्स के लिए, क्या वो सब यज्ञ होगा? नहीं। फायर सर्विस का क्या मतलब है? वो तो फिर पारसी जोरस्त्रियन लोग भी फायर फायर के वो करते हैं, फायर सर्विस नहीं है। तो यज्ञ का कोई पर्टिकुलर ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, और जो भी आप ट्रांसलेशन करेंगे वो गलत होगा। वो यज्ञ का या तो एक कोई छोटा सा हिस्से को ही एक्सप्लेन करेगा या बिल्कुल रॉन्ग इंटरप्रेट करेगा। तो यज्ञ को समझने के लिए इवन इंडियन लोगों को भी क्या जरूरत है? आपको जाना पड़ेगा 2000 साल पहले, 3000 साल पहले जो सोसाइटी थी, जिस तरह का बिलीफ सिस्टम था, जिस तरह का फिलॉसफी था, जिस तरह की सोशल स्ट्रक्चर था, वहां ये यज्ञ कैसे यूज होता था। अतिथि आजकल जो सबसे मोस्ट मिस इंटरप्रेटेड और मिसअंडरस्टूड शब्द है अतिथि। किसी भी भारतीय को पूछो अतिथि, वो कहेगा गेस्ट है। और हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट वाले भी अपना एडवर्टाइजमेंट में यूज करते हैं अतिथि देवो भव। ये अतिथि देवो भव गेस्ट के लिए नहीं था। ये अतिथि का क्या अर्थ है? जब तक आप उस समय के सोशियोलॉजी को, सोशल स्ट्रक्चर को, उस समय की नीड को, ग्रामेटिकल यूज को नहीं समझेंगे, आप अतिथि नहीं समझ पाएंगे। अतिथि का ग्रामेटिकल मीनिंग है जिस व्यक्ति का आपके घर में आना, बिना किसी डे या टाइम फिक्स किए अचानक पहुंच जाना, उसको अतिथि कहते हैं। ये उसका ग्रामेटिकल मीनिंग है। पर ये पूरा का पूरा अतिथि का अर्थ नहीं बता रहा है। ये तो सिर्फ एक जनरल डिक्शनरी मीनिंग हुआ। तो वेदों में आप ऐसा अर्थ करने लगे या किसी भी शास्त्र में, तो सारा अनर्थ करके आप बैठ जाएंगे। तो फिर क्या अर्थ है उसका? तो फिर आपको जाना पड़ेगा 2000, 3000, 4000 साल पहले अतिथि किसके लिए यूज होता था। ग्रामेटिकली तो वही है जो आप गेस्ट कह रहे हैं, पर एक्चुअल मीनिंग क्या है शास्त्रों में, तो आपको जाना पड़ेगा, जहां निरुक्त आपको हेल्प करता है। तो प्राचीन काल में जो 4 आश्रम व्यवस्था होती थी, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी। तो वानप्रस्थी सन्यासी को घर में रहने का नियम नहीं था, वो अपने लिए कमा नहीं सकते। ब्रह्मचारी को भी अधिकार नहीं था। तो वानप्रस्थी कौन है? जो सोशल सर्विस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है। सन्यासी कौन है? जो पूरी तरह स्पिरिचुअल है, त्याग का जीवन जीता है। ब्रह्मचारी जो अपने आप को तैयार कर रहा है। इन तीनों का जो भरण पोषण, खाने पीने, रहने की व्यवस्था गृहस्थी का होता था। और इनको जब भी कोई भूख लगे, जरूरत है, वो कोई पर्टिकुलर गांव या घर में नहीं जाते थे। उनको हमेशा नए घर में जाना चाहिए, ये रूल है। 3 बार से ज्यादा किसी घर में नहीं जाना, 3 बार से ज्यादा किसी गांव में नहीं जाना। दैट मीन्स एवरी टाइम यू हैव टू गो ए न्यू हाउस टू आस्क समथिंग। ये बेगिंग नहीं है, भिक्षा। किसी को भी कभी भी भूख लग सकता है। कोई सन्यासी प्रवचन कर रहा है, कोई वानप्रस्थी समाज सेवा में लगा है, उसको भूख लगा, जरूरत पड़ी, कभी भी आ सकता है। वो जो कभी भी आना, बिना टाइम, बिना डे बताए, पहले तो फोन होता नहीं था, और घर वाले तैयार रहते थे कि ये आएगा, हमारे घर में कोई आएगा तो हम उसको सत्कार करेंगे। इस तरह की ट्रेनिंग उनको थी। वो जो लोग आते थे उनको कहा जाता था अतिथि। वो देवता है। वो देवता क्यों है? क्योंकि वो अपने लिए नहीं, वो समाज के लिए काम करते हैं, वो परमार्थ के लिए काम करते हैं, वो देश के लिए काम करते हैं, और उनकी सेवा करना, उनकी टेक केयर करना हमारा काम है, इसीलिए वो देवता हैं। तो इस तरह मैंने आपको एक आधा छोटा एग्जांपल दिया जस्ट समझाने के लिए, कैसे केवल व्याकरण आपको हेल्प नहीं करता शब्द के अर्थ को समझने के लिए, तो आपको उससे बियॉन्ड भी जाना पड़ेगा। निरुक्त शास्त्र, वेदों के उस तरह के जो बहुत जटिल शब्द हैं, जिनका
आगे जाकर के अर्थ समझना मुश्किल हुआ, किसी भी तरह का कॉन्टेक्स्ट भी नहीं मिला, ऐसे चीजों को समझने के लिए निरुक्त हेल्प करता है। निरुक्त के बहुत सारे आचार्य मतलब जो भी ऑथर हुए, पर उनमें से जो सबसे प्रसिद्ध आचार्य हुए ऋषि यास्क, उनका नाम है यास्क। ध्यान रखिए, यही निरुक्त समस्त संसार का मतलब इस प्लानेट का, अर्थ प्लानेट का पहला टेक्स्ट बुक या लिटरेचर है लिंग्विस्टिक्स पर। आज तो मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज में आपको लिंग्विस्टिक का एक डिपार्टमेंट है, उसमें कंपैरेटिव लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, उनके अंदर कैसे एक लैंग्वेज दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे वर्ड्स चेंज होते हैं, एक देश की लैंग्वेज वर्ड दूसरे देश में जाता है कैसे चेंज होता है, कल्चरली चेंज हो जाता है, तो बहुत सारे चीजें उसके साथ जुड़ा रहता है। और निरुक्त तो उसका प्रथम शास्त्र है। जो और एक शास्त्र है वो है ज्योतिष। ज्योतिष समझते ही आपके दिमाग में बात आएगी, अच्छा ये हाथ देखने वाले जी बताओ भविष्य क्या है, हाँ? और कुछ नहीं तो शादी से पहले जी देखो लड़का लड़की का कुंडली मिलता है कि नहीं, तो आप पहुंच जाते हैं ज्योतिषी के पास। और नॉर्मली तो वैसे ही पूछते रहते हैं, कोई शुभ मुहूर्त बताओ भाई, क्या करना है, ये शादी करनी है, गृह प्रवेश करना है, हवन करना है, वो दान देना है, पूजा करनी है, मतलब शुभ मुहूर्त चाहिए, तो आप पहुंच जाते हैं ज्योतिषी के पास। पर ये जो ज्योतिष शास्त्र जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वेदांग में, उससे उसका कोई लेन देन नहीं है। वेदांग ज्योतिष जो वेद से रिलेटेड है वो एस्ट्रोनॉमी और टाइम कीपिंग से रिलेटेड लिटरेचर है। ये जो ब्रांच ऑफ नॉलेज है, ये जो ज्ञान की शाखा ज्योतिष है, वो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जो स्टार्स होते हैं, नक्षत्र, इनका ऑब्जर्वेशन करना, इनकी मूवमेंट को, उनकी सिचुएशन को, और उसके हिसाब से टाइम को परफेक्टली ऑर्डर में रखना, ये बेसिकली काम था। उनके जो सबसे पुराने और फेमस आचार्य हुए लगध ऋषि। ज्योतिष शब्द के दो शब्द मिलते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट इट। एक ज्योतिष होता है फलित ज्योतिष, जो आपको ये ग्रह नक्षत्र वगैरह बताते हैं, शुभ अशुभ मुहूर्त आपके भाग्य बताते हैं, फिर बताते हैं ये अमुक पत्थर पहनो, अमुक शनि पूजा करो, अमुक करो, शनि चढ़ा हुआ है। तो ये जो शनि राहु जो आपके ऊपर कोप करते हैं ऐसा बताने वाले, इसको कहते हैं फलित ज्योतिष, अंग्रेजी में आप कहते हो एस्ट्रोलॉजी। बेसिकली भारत में जो फलित ज्योतिष है, जो एस्ट्रोलॉजी है, वो ग्रीक कल्चर से हमने ये लिया है और उसको थोड़ा इंडियनाइज करके आज बहुत ज्यादा पॉपुलर बना दिया है। ग्रीक कल्चर में तो एस्ट्रोलॉजी धीरे धीरे समाप्त हो गया है, पर इंडियन लोग अब पूरे देश में, दुनिया में, अपने देश में भी, दुनिया में भी एस्ट्रोलॉजी के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर ज्योतिष का जो एक दूसरा पार्ट है, एस्ट्रोनॉमी, गणित ज्योतिष, ये वेदांग ज्योतिष उस एस्ट्रोनॉमी की बात करता है, उस गणित ज्योतिष की बात करता है। ज्योतिष शब्द के कारण कंफ्यूजन हुआ, ऐसा शास्त्र जो ज्योतिष से रिलेटेड है, ज्योति मतलब स्टार्स, तो क्योंकि नक्षत्रों की गतियों के आधार पर जो शास्त्र लिखे गए वो ज्योतिष है, तो जो गणित ज्योतिष है, एस्ट्रोनॉमी, वो उसी पर काम करता है। फलित ज्योतिष वाले भी वही स्टार्स और प्लैनेट्स की मूवमेंट के आधार पर आपके भाग्य निर्णय करने की बात करते हैं। तो ये दो तरह के ज्योतिष हुआ, बी केयरफुल अबाउट इट। जब हम वेदांग की ज्योतिष कहते हैं, इट्स नॉट अबाउट फलित ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी, इट्स अबाउट एस्ट्रोनॉमी, गणित ज्योतिष। इसी गणित ज्योतिष का पार्ट है आपके जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है, वो आगे जाकर जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड लिटरेचर हुए, उसमें भी इसी गणित ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष का कंट्रीब्यूशन हुआ। आगे जाकर जिन आचार्यों ने ज्योतिष का इस शास्त्र को बहुत बढ़ाया, उनमें भास्कराचार्य, वराहमिहिर और आर्यभट्ट बहुत प्रसिद्ध हैं। अगला लिटरेचर है कल्प।
ये वेदांग का छठा लिटरेचर है जो रिचुअल इंस्ट्रक्शंस के लिए ये शास्त्र बनाए गए। पर ये 4 तरह के होते हैं: श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ल सूत्र। श्रौत सूत्र जो फॉर्मल यज्ञ होते हैं, काम्य यज्ञ, उन यज्ञों की विधि विधान, उसकी जो कैसे उसको करना है, क्या प्रोसीजर है, उन यज्ञों का शास्त्र है श्रौत सूत्र। तो उसमें अग्निष्टोम, अग्निहोत्र आदि छोटे छोटे यज्ञों से लेकर भी बहुत बड़े बड़े अश्वमेध, राजसूय, गवामयन, सोमयाग, तो श्रौत सूत्र बेसिकली बड़े बड़े यज्ञों का विधि विधान के लिए लिखे गए। अगला है गृह्य सूत्र, जो डोमेस्टिक रिचुअल है, जो एक गृहस्थ शादीशुदा व्यक्ति घर में जिस तरह के रिचुअल्स कर्मकांड करता है, उन कर्मकांडों का डिटेल डिस्क्रिप्शन उसमें आता है। जैसे आपके जो संस्कार होते हैं, 16 संस्कार, गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार, जैसे उपनयन संस्कार होता है, बच्चे का नामकरण होता है, विवाह संस्कार, वेडिंग सेरेमनी होती है। इसके अलावा जैसे आप गृह प्रवेश करते हैं, इस तरह के एक गृहस्थी व्यक्ति के जीवन में जो कर्मकांड करते हैं, उन कर्मकांडों का ये लिटरेचर है। बेसिकली श्रौत सूत्र और गृह सूत्र कर्मकांड से रिलेटेड लिटरेचर है। गृह सूत्र का जो टॉपिक है वो घर के अंदर जो रिचुअल्स होते हैं, कर्मकांड होते हैं, उससे गृह सूत्र डील करता है। श्रौत सूत्र जो काम्य यज्ञ है, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, उनसे रिलेटेड काम करता है। तीसरा सूत्र है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र का काम है जो कोड ऑफ कंडक्ट से, एथिक्स से, कॉस्ट्यूम से, लॉज है, उन सब से रिलेटेड जो ग्रंथ है उसको धर्म सूत्र कहते हैं। मतलब जिसको आज की भाषा में कहें, जो आपकी लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, आपकी ट्रैफिक रूल है, आपकी क्रिमिनल लॉ है, आपकी सिविल लॉ है, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ह्यूमन लाइफ के जो अलग अलग फील्ड में जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उन्हीं रूल्स रेगुलेशन जिन टेक्स्ट में लिखे गए उनको धर्मसूत्र कहा गया था। मनुष्य का क्या कर्तव्य है, ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सोसाइटी में राजा का क्या कर्तव्य है, प्रजा का क्या कर्तव्य है, पुलिस अफसर का क्या कर्तव्य है, हर व्यक्ति की जो सोशल इंडिविजुअल किस भी लेवल पर क्या क्या करना चाहिए, क्या उसकी जिम्मेदारी है, क्या एथिक्स है, उन सबको डिफाइन करने वाले लिटरेचर धर्मसूत्र होते हैं। कल्प शास्त्रों का जो लास्ट और फोर्थ सूत्र ग्रंथ है वो है शुल्ल ग्रंथ, शुल्ल सूत्र। ये लिटरेचर बहुत टेक्नोलॉजी के से डील करता है। बेसिकली प्राचीन काल में जो यज्ञ होते थे, उन यज्ञों को करने के लिए अलग अलग टाइप के यज्ञ वेदी बनानी पड़ती थी। यज्ञ वेदी समझते हैं, जो अल्टर्स होते हैं, कहीं सर्कल है, कहीं हाफ सर्कल है, कहीं ट्रायंगल है, कहीं रेक्टेंगल है ना, तो कोई गोल है, आधा गोल है, कहीं चौकोना है, तिकोना है, इस तरह के यज्ञ की विधि के हिसाब से बनाए जाते थे। तो उसके लिए उनको मेजर करना पड़ता था, एक्यूरेट मेजर होना चाहिए, वो ईंट की मेजरमेंट, यज्ञ का मेजरमेंट, यहीं से ये लिटरेचर डेवलप हुआ। अरिथमेटिक, अलजेब्रा, अरिथमेटिक मतलब अंक गणित, और अलजेब्रा बीज गणित, ज्योमेट्री ज्यामिति, इनसे रिलेटेड जो पहला दुनिया का ग्रंथ हुए ये शुल्ल सूत्र हुआ। ज्योमेट्री के जो वो अपना पाइथागोरियन थ्योरीज पढ़ते हैं, थ्योरियम पढ़ते हैं, उससे पाइथागोरस से अनेक 100 साल पहले, 1000 साल पहले ये शुल्ल सूत्र के ये सब लिखा मिलता है। ये जो वेदांग के 6 लिटरेचर, आगे जाकर के ये लिटरेचर भारतीय ज्ञान परंपरा के जो आगे आर्ट से रिलेटेड, क्राफ्ट से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, सोशल लॉज से रिलेटेड, मैथमेटिक्स, वेरियस स्कूल ऑफ वैदिक फिलोसफी, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज स्टडी, ग्रामर, इन सब चीजों पर जो आगे जाकर के भारत में इवॉल्व हुआ, उन सब का मूल ये वेदांग शास्त्र थे। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन नॉलेज सिस्टम को जानने के लिए। अब हम चलेंगे और एक लिटरेचर,
उसका नाम है उपवेद। वेद तो वेद है, फिर उपवेद क्या है? ऐसा है कि वेद जब बहुत पॉपुलर हुए ना थे, तो जो आगे जा करके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई अच्छा बुक लिखा गया, कोई अथॉरिटी बुक लिखा गया, किसी भी सब्जेक्ट में, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, उस बुक को भी हमने उपवेद नाम दिया। मतलब वेद तो नहीं हो सकते, वेद तो 4 ही है। तो ये एक तरह के सबऑर्डिनेट वेद के रूप में जाने गए। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लिटरेचर है। वो कौन है? अलग-अलग शास्त्रों में उपवेद के नंबर और नाम अलग-अलग हैं। चरण व्यूह नामक ग्रंथ में जो 4 उपवेद का नाम दिया गया, वो है धनुर्वेद। ये जो शास्त्र है वो आर्चरी से रिलेटेड सिर्फ नहीं है, ये वार साइंस, वार टेक्नोलॉजी, वार स्ट्रेटेजी, उसमें आर्चरी भी है। इन सब से रिलेटेड जो शास्त्र लिखा गया वो धनुर्वेद, जो यजुर्वेद से रिलेटेड है। इसी तरह स्थापत्य वेद, स्थापत्य मतलब आर्किटेक्चर, जो अलग-अलग तरह के स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स, मंदिर बनाने के लिए जो आर्किटेक्चर का यूज होता है, उससे रिलेटेड जो शिल्प शास्त्र है, उसको स्थापत्य वेद कहते हैं। वो ऋग्वेद से एसोसिएटेड है। गांधर्व वेद, साइंस ऑफ म्यूजिक, संगीत विद्या के गांधर्व वेद के 4 अलग-अलग फैकल्टी है। एक है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, दूसरा है आपका वोकल म्यूजिक, तीसरा है डांस, चौथा है ड्रामा। इन चारों से रिलेटेड जो शास्त्र लिखे गए उनको गांधर्व वेद कहा जाता है। तो ये जो गांधर्व वेद है वो सामवेद से एसोसिएटेड है। और आयुर्वेद जो साइंस ऑफ लाइफ एंड हेल्थ, हमारे यहाँ आयुर्वेद को साइंस ऑफ मेडिसिन नहीं कहा। मेडिसिन तो क्यूरेटिव साइंस है, किसी बीमारी हो जाए उसको ठीक करने का नाम है। पर जो आयुर्वेद का कंसेप्ट प्राचीन काल में था वो एक होलिस्टिक साइंस था। मतलब आपका प्रिकॉशनरी जो स्टेप्स लेना है वो भी आपको बताना है, और बीमारी हो जाए उसकी कैसे इलाज करना है वो भी बताना है। इसीलिए इस शास्त्र का नाम पड़ा आयुर्वेद। वेद मतलब ज्ञान, नॉलेज या साइंस। आयु मतलब लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ। इसीलिए आयुर्वेद मतलब साइंस ऑफ लाइफ एंड हेल्थ, जिसमें 2 बेसिक डिवीजन है। शल्य चिकित्सा, जिसमें आपकी सर्जरी वगैरह होती है, जिसमें सुश्रुत महान आचार्य, प्रसिद्ध आचार्य। दूसरा है जो औषधीय चिकित्सा, जिसके महान आचार्य चरक हुए, धन्वंतरी से ये परंपरा शुरू हुई। तो आयुर्वेद अथर्ववेद से रिलेटेड है। तो ये धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, गांधर्व वेद और आयुर्वेद, इन चारों को उपवेद कहा जाता है। कुछ लोग अर्थशास्त्र, साइंस ऑफ पॉलिटी, पॉलिटी मतलब पॉलिटिक्स, तो मंत्री कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, जो लॉज रूल्स कैसे बनना चाहिए, जो भी आज पॉलिटिकल साइंस में। आज का पॉलिटिकल साइंस तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, पर अर्थशास्त्र में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फॉरेन पॉलिसी, इन सब को अर्थशास्त्र डील करता है। जिसके अनेक शास्त्र है, पर इसका जो प्रमुख शास्त्र है वो है आप कौटिल्य अर्थशास्त्र। महाभारत का भी बहुत बड़ा पार्ट अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। इसको भी उपवेद कहा जाता है। आगे जा करके एक ट्रेडिशन बना, कुछ लोगों ने 5वां वेद भी कुछ शास्त्रों को कहने लगे। मतलब वेद तो 4 है, उपवेद भी कुछ बना। 5वां वेद मतलब जो बहुत पॉपुलर हो गए जो ग्रंथ, उनको 5वां पंचम वेद कहा गया। जैसे नाट्य शास्त्र। अब ये नाट्य शास्त्र क्या है? इट डील्स विथ ड्रामा, डांस, म्यूजिक, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, जो इसको भी कुछ लोग पंचम वेद कहते हैं। अभी तक जो हमने जाना वैदिक लिटरेचरों के बारे में, वेद 4, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, फिर वेदांग, फिर उपवेद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।